नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे अपील की HW न्यूज के हाथ मजबूत कीजिए। बहुत आसान है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर जाइए, ज्वाइन बटन दबाइए और जैसे ही आप ज्वाइन बटन दबाते हैं तो आपको हमारी सदस्यता ग्रहण करने के 3 विकल्प सामने उभर कर आएंगे। इनमें से एक पर क्लिक कीजिए और हमारे हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि HW न्यूज वो प्लेटफॉर्म है, सुनिए सरकार वो कार्यक्रम है जो सरकार से जवाबदेही तय करती है, आपके मुद्दे उठाती है। इसलिए हमारे हाथ मजबूत कीजिए, हमारे इस सफर में हमारा साथी बनिए। और आज सुनिए सरकार में आपके सामने जो मैं मुद्दा लेकर आया हूं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीतने के लिए तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार करने को तैयार है। उसने हेट पॉलिटिक्स पूरी तरह से, नफरती सियासत पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में झोंक दी है। और दिल्ली में जिस तरह की सड़न थी, दिल्ली के चुनावों में जिस तरह की जहर बोया था उस वक्त के उनके राजनेताओं को, उसको भी, उसके भी रिकॉर्ड को मानो तोड़ा जा रहा है। मगर उससे पहले कोरोना इस देश में फैल रहा है और मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। 1 साल हो गया है, आज से 1 साल पहले आपको याद है कोरोना ने पूरे देश को जकड़ लिया था। 1 साल बाद भी हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। अब भी चाहे मुंबई हो, चाहे गुजरात हो, चाहे लखनऊ हो, हर जगह बिस्तरों की कमी है। पिछले 1 साल से हमारी सरकारें क्या कर रही थी? पिछले 1 साल से केंद्र सरकार क्या इन राज्य सरकारों में समन्वय नहीं कर रही थी? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ट्रंप इस देश में आता है, उसके स्वागत के लिए हम अपनी गरीबी को छुपाने के लिए दीवार खड़ी कर देते हैं, मगर आज की तारीख में वही आम गुजराती जो है सड़क पर भटक रहा है। उसके पास ना कोरोना का इंजेक्शन है, ना रामडेसिविर का इंजेक्शन है, कुछ नहीं है उसके पास। वो मिन्नतें कर रहा है, उसकी हालत एक भिखारी जैसी हो गई है। और हमारे मुख्यमंत्री यानी कि विजय रूपाणी से जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं, जब उनसे यह सवाल किया जाता है कि आप ही के एक नेता CRR पाटिल जो हैं वो रामडेसिविर इंजेक्शंस की एक किस्म से उनको जमाखोरी कर रहे हैं, तो कहते हैं उन्हीं से सवाल पूछो। मैं ये जानना चाहता हूं पिछले 1 साल में हमने किया क्या? हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर क्यों नहीं किया? खुलेआम आप चुनावी रैलीज कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जितने भी बीजेपी, बड़े तादाद में जो बीजेपी नेता आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, सब कोरोना पॉजिटिव है। मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि हम जनता की जान से इस तरह से खेल क्यों रहे हैं? इन सवालों का जवाब है आपके पास? कब हमने देखा कि इस देश की सरकार ने एक गंभीर चर्चा की है कोरोना को लेकर? आपने दूसरे देशों को वैक्सीन भेज दी, यह नहीं देखा कि आपके यहां क्या हालत है। 1 साल पहले तबलीगी जमात को तो हमने खूब निशाना बनाया, मगर आज कुंभ मेले के अंदर बुनियादी जो सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए कोरोना को लेकर, उसका अनुसरण नहीं किया जा रहा है। क्या ये तमाम सवाल बतौर इस देश की जनता को आपको अपनी सरकार से नहीं पूछना चाहिए, जिसका सिर्फ एकमात्र मकसद है कि मुझे चुनाव जीतना है पश्चिम बंगाल का, जिसका सिर्फ एकमात्र मकसद है कि बिकी हुई घटिया मीडिया के जरिए जहर फैलाना है आपको हमारे ड्राइंग रूम्स में, इसके अलावा और कुछ नहीं। मगर आज दोस्तों मैं आपके सामने पश्चिम बंगाल के अंदर जो नफरती सियासत के बीज बोए जा रहे हैं उसकी बात करने आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले चरण में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई थी। एक 18 साल का आनंद बर्मन, उसकी मौत हुई थी क्योंकि वो वोट देने खड़ा था और फिर गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। कोई नहीं जानता उसे किसने गोली मारी। क्या सुरक्षा कर्मियों ने उसे गोली मारी या किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थकों ने गोली मारी, किसी को नहीं पता। फिर कूच बिहार के अंदर 5 TMC के कार्यकर्ताओं को CISF ने गोली मार दी। वो CISF जिसके पास कोई तजुर्बा नहीं है इलेक्शंस में किस तरह से भीड़ को काबू पाना है, जिनकी जगह सिर्फ औद्योगिक कारखानों में होनी चाहिए, उन्हें यहां पर तैनात कर दिया गया। अब ये दोनों मामले हैं आपके सामने। जो 5 TMC के कार्यकर्ता मारे गए हैं वो भी अर्धसैनिक बलों की फायरिंग में, वो 5 मुसलमान हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कितनी गंदी सियासत कर रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं अमित शाह का यह बयान। कल बंगाल में उपद्रवियों ने एक बूथ पर हमला किया और CAPF के हथियार लूटने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए गोली चलानी पड़ी। अब तक
किसी गांव वाले के पास कोई हथियार नहीं मिला है। हथियार मिला है बताइए। और इस मुद्दे के लिए भी जहां 5 टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, अमित शाह दोष किस पर मढ़ रहे हैं? किस पर मढ़ रहे हैं? ममता बनर्जी पर। इसमें भी उनका बयान देखिए। दुख की बात यह है कि दीदी का वोट बैंक वो सिर्फ एक विशेष वर्ग को श्रद्धांजलि देती है। क्या कह रहे हैं अमित शाह, पहले आप देखिए। तो ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है, आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। आनंद बर्मन बढ़ गया, उसका भी हमें दुख है, और बाकी जो 4 लोग मर गए इसका भी दुख है। मृत्यु किसी की भी हो, वो राजनीति के परे होनी चाहिए, परंतु आनंद बर्मन पर ना एक भी आंसू बहाया, ना एक भी स्टेटमेंट किया, ना आज तक उसके मृत्यु पर श्रद्धांजलि या दुख व्यक्त किया। यानी कि देखा आपने, यहां पर भी अमित शाह ने हिंदू मुस्लिम कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अमित जी, जो दूसरा व्यक्ति जिसकी मौत हुई है आनंद बर्मन, क्या उसे ममता बनर्जी ने गाली दी? क्या उसके परिवार को गाली दी? मैं आपको बतलाना चाहता हूं, दिलीप घोष आपके पार्टी के बड़े नेता, उनका क्या बयान आया आपके स्क्रीन पर? क्या कह रहे हैं कि अगर शरारती लड़के बाज नहीं आए तो कूच बिहार जैसी हत्याएं और होंगी। मैं पूछना चाहता हूं, अगर उन 5 टीएमसी कार्यकर्ताओं का मजहब हिंदू होता या ऐसे ही 5 हिंदू मारे गए होते, क्योंकि देखिए जब टकराव हुआ था तो एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता थे, एक तरफ बीजेपी के, दोनों में हिंसा हो रही थी। मगर सीआईएसएफ किसे मारती है? सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को। अब कल्पना कीजिए कि 5 टीएमसी के नहीं 5 बीजेपी के मारे गए होते, तो क्या ये दिलीप घोष ये कहते कि आगे से शैतानी की तो गोली मार दी जाएगी? यानी खुला खेल फर्रुखाबादी चल रही है, खुलेआम सांप्रदायिक, खुलेआम कम्युनल कार्ड खेलना। मैं आपसे जानना चाहता हूं चुनाव आयोग कि आपने आंखें क्यों मूंद ली हैं? और ये हैं आपके सामने मिलियन से स्वपन दास गुप्ता मुख्यमंत्री बन सकते हैं पश्चिम बंगाल के। क्या बयान दे रहे हैं? It isn't surprising Mamta Banerjee offers no comfort to the family of Anand Burman, who was killed while queuing to vote. He was a Ragbangshi, which isn't her vote bank. Contrast with her high decibel protest against the death of 4 Muslims in a full fracas incited by her. यहां पर जानबूझकर मुसलमान नाम लिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं स्वपन दास गुप्ता से, मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह से, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, वो जो 5 लोग मारे गए थे, हैं तो वो इंसान ना, बेशक वो टीएमसी के कार्यकर्ता रहे हो, उनके लिए आपने कौन सी हमदर्दी जतलाई? दोस्तों आज भी चाहे प्रधानमंत्री का भाषण हो, अमित शाह का भाषण नहीं, क्योंकि आज 5 रैलीज की हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह ने मिलाकर, रोड शोज भी किए हैं अमित शाह ने, मगर हर भाषण में वही तेवर, वही बयानात। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री वाकई अपनी तुलना ममता बनर्जी से कर सकते हैं, जो कि एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं? आपको कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश करनी पड़ेगी, मगर जो बयानात दिए जा रहे हैं आपके नेताओं द्वारा, दिलीप घोष तो तमाम हदों को पार कर रहे हैं। और ये मत सोचिए, देखिए ये जो दिलीप घोष ने कहा है ना कि सीआरपीएफ गोली मार देगी, तुम शैतानी करोगे, ये आज की बात नहीं है। सायंतन घोष नाम के बीजेपी के एक लोकसभा के प्रत्याशी ने 2019 के चुनावों में एक बयान में कहा था कि सीआरपीएफ तुम्हारे छाती में गोली मार देगी अगर गड़बड़ करोगे तो। उस वक्त का मैंने बयान सुना है दोस्तों। तो मानो सीआरपीएफ के हवाले से या सीआरपीएफ के जरिए एक किस्म की दबंगई चल रही है क्या? क्योंकि अर्धसैनिक बल तो तटस्थ होते हैं ना, न्यूट्रल होते हैं, तो फिर उनकी दबंगई क्यों भारतीय जनता पार्टी नेता दिखा रहे हैं, चाहे दिलीप घोष हो, चाहे एक जमाने में सायंतन घोष हो। और उससे भी बड़ी बात मैं ये समझना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, मगर क्या चुनाव प्रचार के नाम पर सिर्फ जहर उगलना, सिवाय बांटना, सांप्रदायिक तौर पर जहरीले बयान देना? और दूसरी तरफ मैं आपको बतलाना चाहता हूं, टीएमसी की नेता जो कैंडिडेट हैं सुजाता मंडल का बहुत ही शर्मनाक बयान आया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि हमने दलितों की इतनी मदद की
और ये दलित जो हैं वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, ये लोग भिखारी होते हैं। इतना शर्मनाक बयान। मैं ये समझना चाहता हूं ममता बनर्जी से, क्या आपने इस बयान की आलोचना की? मुझे तो लगता है इस मुद्दे पर इनके खिलाफ केस होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जब इस तरह के बयानात आते हैं तो हमारे राजनेताओं को, खासकर जो वरिष्ठ होते हैं पार्टी के, उन्हें सामने आकर उसकी कड़े शब्दों में आलोचना करना चाहिए। क्योंकि अगर आप आंख मूंद लेते हैं इन बयानों को, जिस तरह का बयान यहां पर सुजाता मंडल ने दिया है, क्योंकि देखिए जब विपक्ष के नेता आप पर हमला करते हैं, आपके खून की बात करते हैं, आपके चरित्र की बात करते हैं, आपसे ये कहते हैं कि भाई आप बरमूडा क्यों नहीं पहन लेते, जब आप सुजाता मंडल जैसे मुद्दों पर खामोश रहते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप नैतिक अधिकार खो देते हैं उसकी आलोचना करने का जो कि हमला आप पर किया गया था। कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मगर किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। रैली पे रैलीज की जा रही हैं। चुनाव आयोग ने तो मानो आंखें मूंद ली हैं। कुंभकर्णी नींद सो रहा है। एक फरमान जारी कर दिया कि भाई कोविड के गाइडलाइंस फॉलो किए जाएं रैलीज में। मैं जानना चाहता हूं आज जो तमाम रैलीज हुई, क्या उसमें कोरोना की गाइडलाइंस फॉलो की गई? आइए झलक दिखाता हूं मैं इन तमाम रैलीज की आपको, प्रधानमंत्री की और अमित शाह की रैलीज की। अब बंगाल में 2 मई दीदी गई। एक भी गोरखा का बाल बांका नहीं होने देंगे। अब मैं चुनाव आयोग से समझना चाहता हूं कि आप, इसमें दो राय नहीं है कि इन चुनावों में निहायत ही पक्षपातपूर्ण रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए मानो आप उनकी एक एक्सटेंडेड एजेंसी बन गए थे, और दूसरी तरफ जहां आपकी जवाबदेही होनी चाहिए, मसलन जब आपको कोरोना को लेकर सख्ती से नियमों को का पालन करना चाहिए, उसको लेकर आपने आंखें बंद कर ली, आंखें पूरी तरह से मूंद ली। उसको लेकर आप कोई कड़ाई नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, वाकई मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द ये बंगाल चुनाव खत्म हो, क्योंकि ये बंगाल चुनाव पिछला ये जो 1 महीना चल रहा है इनके चुनावी कैंपेनिंग का, इस कदर जहर बोया गया है, इस तरह गंदा प्रोपेगेंडा चला है। मैं नहीं जानता हूं इस देश की युवा पर, इस देश की राजनीतिक संस्कृति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप
इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।